आज का पहला अपडेट मिग 29 के फाइटर जेट के इंजन कंट्रोल और मॉनिटरिंग यूनिट को लेकर है। इंडियन नेवी अब इस सिस्टम का स्वदेशी वर्जन चाहती है ताकि रूस पर निर्भरता कम हो सके। अभी जो यूनिट इस्तेमाल हो रही है उसका मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स हासिल करना मुश्किल और महंगा पड़ रहा है। नई इंडिजिनस यूनिट इंजन की हेल्थ मॉनिटरिंग, डेटा रिकॉर्डिंग और कंट्रोल का काम करेगी। इससे नेवी को एयरक्राफ्ट की सर्विसेबिलिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय कंपनियों को इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा ताकि घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूती मिले। नेवी का फोकस ऐसा सिस्टम बनाने पर है जो मौजूदा मिग 29 के प्लेटफॉर्म के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो सके और लंबे समय तक भरोसेमंद तरीके से काम करे। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर फाइटर जेट पर REST प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज बॉम्ब किट की इंटीग्रेशन को लेकर। एल्बिट के वीडियो से साफ हुआ है कि ये सिस्टम अब जैगुआर प्लेटफॉर्म पर लगाया जा चुका है। इस किट की मदद से साधारण बमों को लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली स्मार्ट वेपन में बदला जा सकता है। इससे एयरफोर्स को दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहते हुए हमला करने की क्षमता मिलेगी। जैगुआर पहले से डीप स्ट्राइक रोल में इस्तेमाल होता है, इसलिए इस नई क्षमता से इसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। ये सिस्टम GPS और अन्य गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे टारगेट पर ज़्यादा सटीकता के साथ हमला किया जा सके। अगला अपडेट DRDO के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है। DRDO ने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का लंबी अवधि वाला सफल टेस्ट किया है। ये टेस्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि स्क्रैमजेट इंजन ही ऐसी मिसाइलों को मैक 5 से ज़्यादा स्पीड देने में अहम भूमिका निभाता है। एक्टिव कूलिंग सिस्टम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड पर इंजन के अंदर तापमान बेहद बढ़ जाता है। लंबे समय तक सफल ऑपरेशन से ये साबित हुआ कि भारतीय टेक्नोलॉजी अब ज़्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच रही है। भविष्य में ये तकनीक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाई स्पीड एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती है। इससे भारत की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक क्षमता और मजबूत होगी। अगला अपडेट प्रोजेक्ट रंजीत को लेकर है, जिसके तहत भारत अपने पुराने T-72 टैंक फ्लीट को बदलने की तैयारी कर रहा है। ये नया फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल पूरी तरह इंडिजिनस आर्मर्ड वॉरफेयर इकोसिस्टम बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नए प्लेटफॉर्म में बेहतर प्रोटेक्शन, आधुनिक सेंसर, नेटवर्क आधारित वारफेयर क्षमता और ज़्यादा ताकतवर फायर पावर देने पर फोकस किया जा रहा है। प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ नया टैंक बनाना नहीं, बल्कि इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेपन सिस्टम और अन्य अहम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करना भी है। भारतीय प्राइवेट और सरकारी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने की योजना है ताकि बड़े स्तर पर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार हो सके। इससे भविष्य में एक्सपोर्ट के मौके भी बढ़ सकते हैं। अगला अपडेट नेत्रा MK2 AEWC प्रोग्राम को लेकर है। LRDE ने इसके रडार सॉफ्टवेयर के लिए RFP जारी किया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि अब प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ाई जा रही है। नेत्रा MK2 भारत का एडवांस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होगा, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की लंबी दूरी से निगरानी कर सकेगा। नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में निजी कंपनियों को शामिल करने का उद्देश्य तेजी से आधुनिक और स्केलेबल सिस्टम तैयार करना है। इससे सरकारी लैब्स पर पूरा बोझ नहीं रहेगा और इंडस्ट्री को हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में अनुभव मिलेगा। ये कदम भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी का संकेत माना जा रहा है। अगला अपडेट तेजस MK-1A स्क्वाड्रन की तैनाती को लेकर है। इंडियन एयरफोर्स अपनी पहली 4 तेजस MK-1A स्क्वाड्रन को पाकिस्तान बॉर्डर के करीब नाल और फलोदी एयरबेस पर तैनात करने की तैयारी कर रही है। इन बेस की लोकेशन रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से पश्चिमी सेक्टर में तेजी से ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। तेजस MK-1A में एडवांस एवियोनिक्स, बेहतर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और आधुनिक हथियार क्षमता दी जा रही है। इससे एयरफोर्स की रिएक्शन स्पीड और कॉम्बैट क्षमता मजबूत होगी। स्वदेशी फाइटर जेट को फ्रंटलाइन बेस पर तैनात करना भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोग्राम के लिए भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।